हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस विद आमिर सर में पटना। तो आज हम लोग जो है यहाँ पर क्लास ट्वेल्थ पॉलिटिकल साइंस का हम लोग देखेंगे। क्लास ट्वेल्थ पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर वन चैप्टर वन से कि इसमें कितने ऑब्जेक्टिव हैं। काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो एनसीईआरटी बेस्ड है, और भी जो इम्पोर्टेंट थे उन सारे ऑब्जेक्टिव को जो है लिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले हम आप लोगों को बता दें, ये जो हमारा पीडीएफ है, अगर हमको वीडियो बनाने में लेट हो रहा है और आप लोगों को चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर जो है हम व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। ये पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है। ठीक है। तो आप जो है हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है आप ले सकते हैं आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर वन का ऑब्जेक्टिव। पहला जो चैप्टर है, राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएं। राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्याएं पहला चैप्टर, इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को रखे हैं और इसको चलिए शुरू करें। इसको इरेज कर लिया जाए जब यह जल्दी से। चलो शुरू किया जाए। सबसे पहला जो काफी इंपॉर्टेंट, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ठीक है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है एक चीज स्पष्ट कर दें, हम साफ कर दें, जो कि स्टूडेंट को जान लेना काफी इंपॉर्टेंट है कि जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के, तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो अगर आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन आ जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन आ जाएगा, जो कि अंतिम वायसराय थे। लॉर्ड माउंटबेटन जो है अंतिम वायसराय थे और पहले गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्वतंत्र भारत पूछा जा रहा है तो इस बात का ख्याल रखें। और यहाँ पर जो दूसरा है कि ये जो नाम यहाँ पे आ रहा है सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी का जो नाम आ रहा है, ये भारतीय स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल, ये पहले और अंतिम। ये भारतीय जब पूछेगा ना, यहाँ पे जैसा कि भारतीय नहीं लगा हुआ है, ठीक है, स्वतंत्र भारत लगा हुआ है, तो स्वतंत्र भारत अगर पूछेगा तो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। ठीक है। स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय बोलेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, और स्वतंत्र भारत के अंतिम पहले गवर्नर जनरल अगर कहेगा तो यहाँ पे हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। ठीक। उसके बाद अगर यहाँ पर जैसे ये कह रहा है स्वतंत्र भारत का आंसर यहाँ पे जो सी राजगोपालाचारी है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम, पहले और अंतिम भारतीय, भारतीय की यहाँ बात की जा रही है, तो भारतीय गवर्नर जनरल में जो थे वो सी राजगोपालाचारी जी थे। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे सभी स्टूडेंट। एक ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसीलिए क्वेश्चन को आना ही आना है, ना आने का कोई सवाल नहीं होता, अक्सर एग्जाम में आता है, हर एक एग्जाम में आता है। किसी भी बोर्ड से आप हो, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से, कहीं से भी है, ये सारा क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी से, जो कि हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर इन सबको समझ लिया जाए तो बहुत अच्छा बेस जो है तैयार हो जाएगा। तो हमारे पास हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, आपको हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, सब चीज़ का पीडीएफ तैयार है। और इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यमों में तैयार है। तो जिस भी स्टूडेंट को चाहिए वो हमसे हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए नीचे नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित हुआ था। याद रखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? 1956 में पारित हुआ था। इसके आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। उस समय 1956 की बात की जा रही है। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जान लेने वाली बात है, ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में जो बनाया गया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ये राज्यों को बांटने के आधार पर बनाया गया था, भाषा के आधार पर। ठीक है। भाषा के आधार पे क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश में एक आंदोलन हो गया था। ठीक है। श्री रामू राजलू जी जो है वो
भूख हड़ताल पे बैठे थे, तो उनका जो है ध्यान भी जो है उसी में हो गया था, जिसकी वजह से जो है फिर भारत सरकार को जो है भाषा के आधार पर बांटना पड़ गया। नहीं तो भारत भाषा के आधार पर भारत सरकार राज्यों को नहीं बांटना चाहती थी। देश आजाद होने के बाद पंडित जी का कहना था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कहना था कि नहीं, भाषा के आधार पर नहीं बटेगा, और भी बहुत सारे विद्वानों का ये मत था कि नहीं, भाषा के आधार पर नहीं बटेगा। तो ये फिर बांटना पड़ा कुछ मुश्किलों का को देखते हुए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में हुआ था, ठीक है। और इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। काफी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है ये, सारा का सारा जो है वीवीआई क्वेश्चन है, सब का सब। इसको जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम को जो है 1956 में पारित किया गया था। पारित कब किया गया था? 1956 में, ठीक है। और राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? आयोग का गठन, जब आयोग का गठन पूछेगा तब हम लोग बोलेंगे 1953, 1953। और जब हमसे पूछेगा पुनर्गठन अधिनियम पारित कब हुआ था, जब पूछेगा पारित कब हुआ था, तो 1956, 1956, ठीक है। जब पारित पूछेगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ठीक, तो 1956। जब राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है गठन पूछेगा, गठन कब बताएंगे? 1953। इस बात का ख्याल रखना है। ये ऐसे ही क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम है, कंपटीशन का एग्जाम है या बोर्ड का एग्जाम है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन सभी पे जो है अच्छे से जो है नजर रखेंगे। भाषा के आधार पर जो है इसको किया गया था राज्यों को बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। भारत के प्रथम गृह मंत्री, हाँ, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता रहता है, ये बेसिक चीजें, ये सारी चीजों को याद रखना बहुत जरूरी है। भारत के प्रथम मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत बेहतरीन शख्सियत है इनकी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको हर एक भारतीय को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इन्होंने देश को बनाने के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। द्वि राष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया था? द्वि राष्ट्र का सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। ये अली जिन्ना ने जो है द्वि राष्ट्र का सिद्धांत दिया था कि हमको दो राष्ट्र चाहिए। एक मुसलमानों के लिए चाहिए हम लोगों को अलग से, क्योंकि भारत में जो है मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, यहाँ के लोग भेदभाव करेंगे आने वाले समय में। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है इसकी मांग रखी थी पाकिस्तान की, और ये बहुत सारे कारण थे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति कारण था। भारत में जो है जो राजनीति उस समय हो रही थी, उसको अली जिन्ना चमकाने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, तो अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू में एक टक्कर था, जिसके कारण जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनना है फर्स्ट टाइम में, और अली जिन्ना को ही बनना है। तो और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक मोटा मोटी हम लोग समझ लें, ये इन दोनों के टक्कर के कारण जो है देश का विभाजन होता है, और अली जिन्ना जो है अपना एक क्षेत्र लेकर के अलग हो जाता है। यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात बहुत जरूरी है कि अली जिन्ना भारतीय राजनीति में इतना ज्यादा उसका प्रभाव था, जिसकी वजह से उसको अलग क्षेत्र जो है दे देना पड़ा, जबकि ये सही नहीं था, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा हिस्सा जो है दो भागों में बटा, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। जो कि पूर्वी पाकिस्तान टूट करके 1971 में बांग्लादेश बन गया, ठीक। और जो भी बचा कुछ पाकिस्तान अभी है, पश्चिमी पाकिस्तान, जो कि अब पाकिस्तान कहलाता है, वो भी टूट करके खत्म ही हो जाएगा। अगर ये भारत में रहता तो बहुत अच्छे से चलता। वहाँ के जो लोग आज इतने ज्यादा बेहाल हैं, इस तरीके से बुरे हाल में वो लोग नहीं रहते, क्योंकि वहाँ की जो राजनीति पार्टी है उनको सिर्फ और सिर्फ धार्मिक राजनीति करनी ही आती है। भारत में भी धार्मिक राजनीति होता है, लेकिन पाकिस्तान में एक अलग तरीके का धार्मिक राजनीति होता है, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान के लोग बातों को समझ नहीं रहे हैं, और धीरे धीरे जो है वहां पे महंगाई और भुखमरी जो है बढ़ती चली जा रही है। तो ये अली जिन्ना। नेक्स्ट, भारत के स्वतंत्रता के बाद भारत में विलय के लिए कुछ राज्यों को मिलाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी है, जिसमें से जो है जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जूनागढ़, हैदराबाद और
जम्मू कश्मीर। ठीक है। तो इन सबको काफी मेहनत करना पड़ा था। कोई कह रहा है कि हम स्वतंत्र रहेंगे, कोई कह रहा है पाकिस्तान से मिलेंगे, तो हम भारत से नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके की परिस्थिति थी, और इस परिस्थिति को संभालने वाले जो हमारे भारत के शेर हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, जिन्होंने इन सारे राज्यों को बहुत बड़े मुश्किल सिचुएशन में भी जो है भारत में बहुत बेहतरीन तरीके से मिलाया। और वर्तमान में आज जो जम्मू कश्मीर में जो 370 जो धारा थी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसको खत्म करके जो है, और पूर्ण तरीके से जो है, पूरी तरीके से एक एक चीज को जो है जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया है। ये सारी बातों को हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1985 को मुंबई में हुई थी। इस बात का ख्याल रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VVIE। 28 दिसंबर 1985 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बहुत एग्जाम में पूछता है, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। भारत का जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, और अंश लागू भी हो गया था, यानी कि उसका कुछ अंश जो है वो लागू हो गया था। कहाँ? भारत में। ये संविधान है तो कहाँ लागू हुआ? भारत में। तो उसको पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया, उसका कुछ अंश लागू किया गया, क्योंकि कई समय से जो लंबे समय से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे, और 2 महीने का फासला था 26 नवंबर से 26 जनवरी में। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा गया कि आप जो है थोड़ा दिन रुक जाइए, और हम लोग जो है 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस मनाएंगे, सॉरी स्वतंत्रता दिवस बोल रहे हैं हम, गणतंत्र, हाँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है स्वतंत्रता दिवस ही मनाते आ रहे थे, लेकिन स्वतंत्रता मिल गई हम लोगों को 15 अगस्त को जाकर के मिली। तो अब वो इम्पोर्टेंट दिन था 26 जनवरी, इसलिए जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और बहुत सारे सहयोगियों के सहायता से जो है 26 जनवरी को संविधान को लागू किया गया। इसलिए गणतंत्र दिवस हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं, और संविधान दिवस, ठीक है, हम लोग 26 नवंबर को मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर को संविधान बन करके तैयार हो गया था। और अंश था, अंश तक, यानी थोड़ा सा अंश, थोड़ा सा कुछ टुकड़ा वो लागू भी कर दिया गया था। ठीक है, वो लागू भी हो गया था। नेक्स्ट, ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ताशकंद समझौता इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था। VVIE काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। तो ताशकंद समझौता इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था 1966 में। इस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान थे। काफी इंपॉर्टेंट है, इस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? अयूब खान थे। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछता है, ताशकंद समझौता के समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? अयूब खान थे। और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। यहाँ से एक और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना, भारत के उस समय वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। यह समझौता 1965 में इंडिया पाकिस्तान युद्ध के कारण हुआ था। इसमें पाकिस्तान की बुरी तरीके से हार हुई थी। तो 1965 में, 1965 में जो युद्ध हुआ था, उसी युद्ध, इंडिया पाकिस्तान के युद्ध 1960 के बाद, तो कौन सा समझौता हुआ है पाकिस्तान के साथ में? ताशकंद समझौता हुआ है। तो यहाँ पे इतना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकला जो कि हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन 20 जुलाई 1905 को किया गया था। ठीक है, 20 जुलाई 1905 को किया गया था बंगाल का विभाजन। इसको जो करने वाला विभाजन जो है वो कर्जन था। याद रखेंगे कौन था? कर्जन। कर्जन ने जो है इसका ये लाया था, कानून लाया था, बंगाल विभाजन का कानून जो लाया लाया था 1905 में। और इसको जो है, जो बांटने की जो कोशिश की थी, वो हिंदू मुस्लिम के आधार पर बांटने की कोशिश की थी, जो कि ये उतना सक्सेस भी नहीं रह सका। डायरेक्टली अगर कहें तो सक्सेस नहीं रह सका, लेकिन इनडायरेक्टली कहें तो हाँ, ये सक्सेस रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो नफरत लाने वाला जो भारत में, वो कर्जन ही है। कुछ मुसलमानों को उकसाया गया, जिस तरीके से देश में, वर्तमान बांग्लादेश, उस समय जो है जो भारत का हिस्सा था, बंगाल था, वहां पे मुसलमानों को एक जगह करके भड़काया गया, और फिर नागपुर में जो है हिंदुओं को भड़काया गया, और दोनों को इस तरीके से एक दूसरे के बीच नफरत फैलाया गया कि दोनों की एक टीम तैयार हो गई। एक मुस्लिम लीग के रूप में, एक RSS के रूप में। ये दोनों एक टीम तैयार तैयार हुई, या नफरती गैंग तैयार हुआ, और ये दोनों का दोनों
भारत को किसी भी हाल में अपने धर्म के कारण, जो कि धर्म याद रखने वाली बात है, हर एक धर्म मोहब्बत सिखलाता है और मोहब्बत का कोई धर्म नहीं होता है। तो अगर वो धर्म है तो वो मोहब्बत सिखलाएगा, नफरत नहीं सिखलाएगा, और जो नफरत सिखलाता है वो धर्म हो नहीं सकता है। ये क्लियर बात है। अब राजनीति में आने के बाद किसी भी धर्म के बारे में लोग कुछ भी बोले वो बात अलग है, ठीक। लेकिन हमको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये दोनों को तैयार किया अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों ने इसको तैयार करके हिंदू मुसलमानों के बीच में एक बहुत बड़ी खाई पैदा की। और इनका जो है ये कामयाब रहा, फूट डालो और शासन करो का नीति। और आज भी लोग उनके नीतियों पर चल रहे हैं। लोग जो है ये कट्टरपंथी लोगों को, हिंदू को, मुसलमानों को, सिख ईसाई बौद्ध जैन, जो भी कोई कट्टरपंथी जिस भी धर्म के, उनके सपोर्ट करते थे। उनको ऐसा लगता है कि ये तो हमारे धर्म की बात कर रहा है, जबकि धर्म कभी भी किसी दूसरे धर्म के बारे में नफरत नहीं सिखाता है, ठीक। क्यों? क्योंकि हम सारे इंसानों को बनाने वाला जो है वो एक ही परमात्मा है। तो जब हम सबको बनाने वाला एक है तो वो हम सब के बीच में नफरत कैसे फैला सकता है? ये सोचने वाली बात है, लॉजिक वाली बात है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट जो है ये बात को हम लोग याद रखेंगे। बंगाल विभाजन का जो कानून है ये किसने लाया था? तो लॉर्ड कर्जन ने लाया था। इस बात का हम लोग पूरी तरीके से ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट, बंगाल से बिहार 22 मार्च 1912 ईस्वी को अलग हुआ। तो बंगाल से जो बिहार जो अलग हुआ था 22 मार्च 1912 को अलग हुआ था, इसलिए 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस भी मनाते हैं। बिहार दिवस को मनाया जाता है 22 मार्च को। और 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार अलग हुआ। तो उस समय जो बंगाल से बिहार अलग हुआ है, तो हम लोग को ये जान लेना अच्छे से, सबसे ऊपर तो अपना बिहार, उस वर्तमान में अभी जो आज का झारखंड, वर्तमान में अभी का उड़ीसा, ये जो ऊपर से तीन राज्य हैं ये सब के सब बिहार में ही थे। इस बात को याद रखेंगे हम लोग। यानी कि बंगाल से जो अलग किया गया था, किसको? बंगाल से अलग किया गया था बिहार को। तो उस समय बिहार इतना बड़ा था। बिहार, झारखंड और नीचे उड़ीसा, ये तीनों के तीनों थे। तो उड़ीसा को 1 अप्रैल 1936 को जो है बिहार से अलग कर दिया गया था। और हम लोग जानते ही हैं 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग कर दिया गया। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सारे, और हम लोगों को इसको अच्छे से समझना है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बिहार से उड़ीसा आ ही गया ये भी क्वेश्चन। बिहार से उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 में, और झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी में अलग हुआ। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखना काफी इंपॉर्टेंट। जैसे 2000 ईस्वी में 3 राज्य अलग हुआ है। जैसे सबसे पहला जो है हम लोग देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। एक 1 नवंबर, दूसरा है 9 नवंबर, और तीसरा है 15 नवंबर। सब का सब 2000 ईस्वी, अच्छे से याद रखिए। 1 नवंबर है, 9 नवंबर है और 15 नवंबर है। तीन डेट है 2000 ईस्वी में, जिससे जो है तीन राज्य बना है। एक बना था सबसे पहले जो 2000 ईस्वी में 1 नवंबर को, वो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़। उसके बाद, इसके बाद जो है मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो 9 नवंबर को जो है उत्तराखंड जो है अलग होता है। किससे? उत्तर प्रदेश से। उत्तराखंड अलग होता है उत्तर प्रदेश से। सब का सब 2000 ईस्वी। फिर नेक्स्ट 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ही बिहार से झारखंड अलग होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी आई है। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान जी को जो है, हजरत टीपू सुल्तान को जो है मैसूर का शेर कहा जाता है। ठीक है, मैसूर जो आज वर्तमान कर्नाटक कहलाता है। ठीक है, मैसूर के शेर टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान वो बहादुर है जो चाहते तो जंगे आजादी में अंग्रेजों को छोड़ करके जो है वो भाग सकते थे। अंग्रेजों के डर से जो वो भाग सकते थे, लेकिन वो जंग आजादी में अंग्रेज से उन्होंने लड़ा। और वो इस बात को जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि अंग्रेज हमको जो है मार देगा, शहीद कर देगा। और टीपू सुल्तान वो व्यक्ति हैं, बहुत सारे आ, शहीदों में से वो भी एक ऐसे सबसे पहले शहीद हैं जो कि अंग्रेज को टक्कर देते हैं और अंग्रेज को बहुत बुरी तरीके से पस्त करते हैं। जब टीपू सुल्तान के पास कुछ भी नहीं बचता है, अब अंग्रेज के से लड़ने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं बचता है, जिस समय उनके पास मौका रहता है कि वो अपने जान को बचा करके भाग सकें, लेकिन उसके बावजूद टीपू सुल्तान जो है जाते हैं, अंग्रेज से लड़ते हैं और शहीद होते हैं। टीपू सुल्तान ने उस समय कहा था कि 100 दिन के गीदड़ की जिंदगी से बेहतर है 1 दिन की शेर की जिंदगी। तो ये भारत के हमारे टीपू सुल्तान है। टीपू सुल्तान है मैसूर के शेर।
ठीक है, कहा जाता है इनको। इन्होंने ही कहा है 100 दिन के गीदड़ की जिंदगी से बेहतर है कि एक दिन की शेर की जिंदगी जी जाए। तो ये सब हमारे ऐसे भारतीय जो है रहे, जो अपने देश को आजाद होने के लिए करने के लिए जो है अंग्रेजों से जो है अपने जानों तक को निछावर कर दिया। नेक्स्ट, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। याद रखेंगे, सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? भारत का ही सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट, ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, या ब्रिटेन में लिखी हुई संविधान नहीं, वहां का अलिखित संविधान है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। मुस्लिम लीग की स्थापना, जैसा कि हम बताएं, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 को हुआ था, और कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। ठीक है, ढाका में हुआ था 30 दिसंबर 1906। 30 दिसंबर 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना होती है ढाका में। और ढाका में ही क्यों होता है ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना? क्योंकि वहां मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी होती है, तो ढाका में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। नागपुर में आरएसएस की ही स्थापना क्यों होती है? क्योंकि वहां पर हिंदुओं की बहुत बड़ी आबादी होती है, तो वहां पर जो है आरएसएस की स्थापना की जाती है। ये दोनों का दोनों कट्टरपंथी संगठन है, जो कि देश में फोड़ने का काम करता है, और कुछ भी नहीं। ये दोनों का दोनों किसी भी तरीके से नफरत फैलते रहे, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई होते रहे, तो इसी के कारण जो नफरत फैला 1947 में, देश की इतनी बुरी हाल हो गई, हिंदू मुस्लिम के बीच में इतना ज्यादा नफरत फैला कि देश का जो है टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। ये अली जिन्ना और इस टाइप के लोग और नेहरू और कट्टरपंथी संगठन लोगों ने जो है देश को जो है इस तरीके से, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इस तरीके से विभाजन किया। हम नेहरू के विरोधी नहीं है, और अली जिन्ना के तो बहुत ज्यादा विरोधी है, पूरी तरीके से विरोधी है, लेकिन नेहरू को थोड़ा सा इस सिचुएशन को समझना चाहिए था, यानी किसी भी तरीके से करके जो है भारत के हिस्से को नहीं जाने देना चाहिए था। और गांधी जी को भी थोड़ा सा इसमें कुछ एक अलग तरीके से निर्णय, लेकिन सिचुएशन ऐसा बना था, दंगा फसाद और हिंदू मुस्लिम का नफरत, कि वहां पर कुछ सोचना और समझना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। खैर, तो इस तरीके से जो बंटवारा किया गया, तो ये नागपुर में ही इसलिए आरएसएस का स्थापना किया गया, कट्टरपंथी। अब नागपुर को उठा करके बांग्लादेश में ढाका में ले जाए, कहा जाए ये आरएसएस को उठा करके ढाका में ले जाके स्थापना किया जाए, तो क्या मुमकिन है वहां पे बन सकता था आरएसएस? नहीं। और मुस्लिम लीग जो कि ढाका में बनाया गया, उसको नागपुर में ले जाके बनाया जाता, तो क्या वो पनप सकता था? नहीं। तो अंग्रेज की जो नीति है, फूट डालो और शासन करो की, वो बहुत बेहतरीन नीति है। क्योंकि हम लोग भारतीय इतने बड़े गधे हैं जिसको अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं, वही उसी नीति के तहत आज भी भारत में फूट डाला जा रहा है, और हम लोग बैठ करके जो है उस पे अपना सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है। इतने बड़े बेवकूफ है, अच्छे नहीं है। और नहीं, इसकी नीति अच्छी है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है ये नीति। नेक्स्ट, गांधी जी का पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। याद रखेंगे, गांधी जी का पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। जब पूछेगा गांधी जी का भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह, तब चंपारण सत्याग्रह है। इस बात का ख्याल रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों अलग अलग चीज है। गांधी का पहला सत्याग्रह तो ये अफ्रीका में, और गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह तो वो चंपारण में। ओके, जो 1917 में हुआ। नेक्स्ट, भारत में गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण 1917, क्लियर। खेरा सत्याग्रह 1918 गुजरात। अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918 गुजरात, ये भी। असहयोग आंदोलन 1920, काफी इंपॉर्टेंट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, और इसमें गांधी जी ने दिया था करो या मरो। ठीक है, गांधी जी ने ये नारा दिया था, याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने नारा दिया था करो और मरो पर, या फिर करो और मरो का नारा किस आंदोलन में आया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, 1942 में हुआ था। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, बस यही क्वेश्चन रहता है। दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान कहाँ का है? मोनाको का है। दुनिया का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने किया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में भी कई बार पूछता है, आपके 12th में पूछता है, मैट्रिक में पूछता है, आप जिस भी स्टेट में हो वहां पर पूछता है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो वहां पर पूछता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस बात का इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का हम लोग को याद रखना है। डॉक्टर
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है वो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं यहाँ कहा जाएगा, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष याद रखेंगे। और नीचे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखेंगे। जब क्वेश्चन पूछेगा हमसे इस भारतीय संविधान के संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तब यहाँ पे होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ख्याल रखेंगे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष जब पूछेगा तब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। और संविधान सभा का जब अध्यक्ष पूछा जाएगा तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, गोवा पुर्तगाली, पुर्तगाल यूरोप का उपनिवेश था। गोवा जो है पुर्तगाल का जो है उपनिवेश रहा है, इस बात का ख्याल रखेंगे। ठीक, और काफी लंबे टाइम तक रहा है पुर्तगाल का उपनिवेश गोवा। नेक्स्ट, गोवा 1961 में भारत का केंद्र शासित बना, प्रदेश बना, इस बात को ख्याल रखें। इन लोग का देश तो आजाद हो चुका था, लेकिन आजाद होने के बावजूद 1961 में गोवा हमारे पास आया है। ठीक है, और ये किस ऑपरेशन के तहत आया है इसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि गोवा भारत में किस ऑपरेशन के तहत जो है मिलाया गया था। तो 1961 में 1961 में जो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना था गोवा। इससे पहले पुर्तगाल के पास था, याद रखेंगे। इससे पहले कहाँ था? पुर्तगालियों के पास में था। खैर, चलिए नीचे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। गोवा को 1987 1987 में भारत का राज्य बनाया गया। तो 1987 में भारत का राज्य बनाया, 1961 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया गोवा को। क्लियर है। नेक्स्ट, भारत में विविधता में एकता की विशेषता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर राजा हरि सिंह ने किया था। काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के राजा थे, उन्होंने भारत के विलय पत्र पर जो है अपना हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में भाषा के आधार पर राज्यों की रचना की गई। बिल्कुल, राज्य पुनर्गठन आयोग जो बनाया गया था, अधिनियम बनाया गया था, ये भाषा के आधार पर जो है राज्यों को बनाने के लिए जो है किया गया था। नेक्स्ट, 1956 में बंबई व पंजाब द्विभाषी राज्य बने, यानी बंबई, बंबई और व पंजाब द्विभाषी जो है राज्य बने थे। बंबई से अलग होकर के हम बता दें, बंबई से अलग होकर के जो है आप लोगों का महाराष्ट्र बना और गुजरात बना, महाराष्ट्र बना और गुजरात बना, बंबई से अलग होकर के, इस बात का ख्याल रखेंगे। जो आज वर्तमान में महाराष्ट्र है और गुजरात है, ये पूरा का पूरा जो है बंबई, इसको बंबई कहा जाता था। ठीक है, और इसको अलग किया गया और अलग करके जो है ये महाराष्ट्र बना और गुजरात बना, और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई हुई और गुजरात की राजधानी गांधीनगर। संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हाँ, इस बात का ख्याल रखना है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत में कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत में जो भाषा है वो राज्य भाषा है। ठीक है, राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है संविधान में, किसको? हिंदी को। ठीक है, भाषा आधार पर, भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ था। ठीक है, सबसे पहले आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ था श्री रामलू राजू जी के निधन के बाद जो है इसको सारी प्रक्रिया जो शुरू हुई थी। ठीक है, भारत में लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, काफी इंपॉर्टेंट। लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि कहाँ के रहने वाले थे, किस राज्य से थे? बिहार के राज्य से थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे हम लोग। भारत में वर्तमान में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये चेंज होता रहता है, आप लोग जब भी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं तो इसको आप लोग देखेंगे, ये चेंज होता रहता है हमेशा। इन सारी चीजों को आप लोग न्यू अपडेटेड देखेंगे। नेक्स्ट, तेलुगु भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। तो आंध्र प्रदेश का गठन जो हुआ था किस भाषा के आधार पर हुआ था? तेलुगु भाषा के आधार पर हुआ था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तेलुगु भाषा के आधार पर हुआ था आंध्र प्रदेश का निर्माण 1953। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर नागालैंड बनाया गया था। तो नागालैंड किससे बना था? असम से बना था, कट करके, याद रखेंगे। नेक्स्ट, शिमला, शिमला समझौता, शिमला
समझौते पर भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर किया था। शिमला समझौते पे जो है भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर किया था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की सूची वर्णित है। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषा भाषाओं की सूची वर्णित की गई है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। शिमला समझौता 1972 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर 1960 में हस्ताक्षर किए थे। भारत भारतीय संविधान का प्रस्ताव भारतीय संविधान का प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया। अब मैसूर को कर्नाटक कहा जाता है। मध्य प्रदेश का भाग काट कर छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया था। तो अभी हम लोगों ने बात किया था कि 2000 ईस्वी में 3 राज्यों का निर्माण हुआ था। ठीक है। पहला मध्य प्रदेश को काट करके जो है छत्तीसगढ़ बनाया गया था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। दूसरा 9 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड। और तीसरा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को भारत से बिहार से अपने काट करके झारखंड को बनाया गया था। तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। ये इंग्लिश में भी है। जिनको इंग्लिश में चाहिए उनको इंग्लिश में मिल जाएगा पीडीएफ, हर एक चैप्टर का, टोटल चैप्टर का। और हिंदी में भी है, हर एक सब्जेक्ट का है, क्लास 12 का ये। तो जिस भी स्टूडेंट को चाहिए जल्द से जल्द वो इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें, अपने सभी दोस्तों तक जहां भी आप देख रहे हैं। और अच्छा लगा हो, कुछ नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाए कि हमको पता चले। और कमेंट में कुछ बताएं कि हाँ वीडियो कैसा लगा। ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।